हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स। इसके पहले हम लोग बहुत सारे वीडियो में पढ़े हैं रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाश की के बारे में बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रे मीन्स वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में जो भी टॉपिक वाइज होंगे आपके टॉपिक, वो हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोग जितने भी टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी बुक में है या साइड बुक में है उस सारे टॉपिक्स को आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा वेव ऑप्टिक्स है क्या, मीन्स तरंग प्रकाश की क्या है। जैसे कि हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़े हैं, रे ऑप्टिक्स में प्रकाश की किरण का प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता था, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना होती थी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती थी। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा और इसमें आ जाता है, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब भी आ जाता है वेव ऑप्टिक्स में। तो सवाल यह है कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में अंतर क्या है, यानी कि तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की में अंतर क्या है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये दोनों अलग अलग पार्ट क्यों बनाए जाते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि जब हम लोग जूनियर क्लास में थे 6, 7, 8 क्लास में, तो उस समय हमारे जो शिक्षक होते थे वो बताते थे कि जो प्रकाश होती थी वो सीधे गमन करती थी। प्रकाश जो है वो सीधे गमन करती है। और एग्जाम्पल के रूप में भी बताया जाता था कि अगर तीन कार्टून अगर हम रखते हैं, तीनों कार्टून में अगर हम छोटा छोटा बीच में अगर उसमें छेद करते हैं और एक तरफ से प्रकाश जब हम छोड़ते हैं तो प्रकाश हम देखते हैं क्या सीधे गमन करती है। तो इस तरह से जूनियर क्लास में हम लोग पढ़े हैं, सुने हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे क्लास में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तरंगों के रूप में, प्रकाश के रूप में, किरण के रूप में अलग अलग हमें थ्योरी के रूप में मिलता है। तो आज हम लोग जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग साइंटिस्ट का जो कथन है उनके कथन जानेंगे कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में कैसे काम करता है, तरंग के रूप में कैसे काम करेगा। क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिक है तो अलग अलग उनकी धारणाएं रही होगी, अलग अलग उनका शोध रहा होगा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट रहा होगा। तो उन एक्सपेरिमेंट, उन शोधों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे प्रकाश की प्रकृति की बात करें तो हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होता है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो परावर्तन होती है, अपवर्तन होती है, पूर्णांतिक परावर्तन होती है, वर्ण विक्षेपण होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं प्रकाश के द्वारा होता है। तो इसी दौरान बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग कथन दिए, अलग अलग तरीके से बताएं कि प्रकाश क्या है। कोई बताया प्रकाश कणों का पुंज है, तो कोई कहा कि नहीं कणों का पुंज नहीं है, यह एक तरंग है। कोई बताया कि नहीं ये क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से बना है। तो अलग अलग वैज्ञानिक की धारणाएं अलग अलग थी। तो उन सारे वैज्ञानिकों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश तरंग के बारे में क्या कहा, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू अगर एनसीईआरटी बात करें तो एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट है एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में दिया, ये बहुत जरूरी है जानना। उसके बाद हम लोग आगे भी आएगा जो मेन टॉपिक्स, हाइगेंस के सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, यंग्स के जो द्विध्रुवी प्रयोग है उसके बारे में टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं कि तरंग प्रकाश की जो है, तरंग प्रकाश की के बारे में जो अलग अलग वैज्ञानिक का जो राय है, विचार है, जो शोध है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले वैज्ञानिक की बात करें तो न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत।
न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। न्यूटन के कड़ी का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो सन 1675 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने इस न्यूटन के कड़िका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सन 1675 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने न्यूटन के कड़िका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि जो प्रकाश के कण होते हैं, प्रकाश जो होती है वो एक भारहीन तथा अदृश्य कणों का पुंज है। प्रकाश क्या होता है? एक भारहीन और अदृश्य कणों का पुंज है, जो जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कणिकाएं कह देते हैं, जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं। और इनका वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इनका वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। मतलब यह माना गया है कि जो कणिकाएं होती है वो प्रकाश के वेग से गमन करती है, और ये गमन इसलिए करती है क्योंकि इनकी आकार जो होती है भिन्न भिन्न आकार होने के कारण ये प्रकाश के वेग से गमन करती है। जो प्रकाश होता है वो प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे कि ऋजुरेखीय वो रेखाएं को मीन्स डिनोट करती है, प्रदर्शित करती है, परंतु यह व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को व्याख्या नहीं करती है। ये न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने क्या बताया था? सन 1675 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो होती है वो भारहीन, अदृश्य तथा अदृश्य कणों का पुंज है। भारहीन तथा अदृश्य कणों का पुंज है, जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं। ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, और ये गमन करती है प्रकाश के वेग से क्योंकि इनकी आकृति अलग अलग होती है। अलग अलग आकृति होने के कारण इनका जो चाल होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। फिर उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होती है उसके द्वारा हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, ऋजुरेखीय, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश के ध्रुवणता, व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये किसने कहा? तो न्यूटन ने कहा। चलिए इनके स्टेटमेंट को लिखते हैं, इनकी जो व्याख्या थी उनके बारे में लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग हाइगेंस और फ्रेनेल के आधार पर भी हम लोग बताएंगे कि तरंग क्या है, प्रकाश क्या है। तो चलिए इसकी परिभाषा पहले हम लोग नोट करते हैं। सन 1675 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश भारहीन तथा अदृश्य कणों का एक पुंज है। अदृश्य कणों का एक पुंज है। अदृश्य कणों का एक पुंज है जिन्हें कणिकाएं कहा जाता है। जिन्हें कणिकाएं कहा जाता है। जिन्हें कणिकाएं कहा जाता है। यह माना गया है कि प्रकाश के
यह माना गया है कि प्रकाश के विभिन्न आकारों के कारण होती है। अदृश्य कणों का एक पुंज है जिन्हें कणिकाएं कहा जाता है। ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से गमन करता है। पहले हम लिखते हैं क्या, ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से गमन करता है। यह कणिकाएं प्रकाश के वेग से गमन करता है। यह माना गया है कि प्रकाश के विभिन्न आकारों के कारण होते हैं। प्रकाश के विभिन्न आकारों के कारण होता है। यह माना गया है कि प्रकाश के विभिन्न आकारों के कारण होता है। यह सिद्धांत परावर्तन अपवर्तन अपवर्तन तथा प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण की क्रिया का वर्णन करता है परंतु व्यतिकरण विवर्तन तथा ध्रुवण की क्रिया का वर्णन नहीं करता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो आप देखें, ये स्टेटमेंट, ये कथन, ये किनका था? हम कहेंगे कि ये न्यूटन का कथन है। न्यूटन ने बताया तो इसीलिए इसे हम कथन को, इस स्टेटमेंट को बोल देते हैं न्यूटन के कणिका सिद्धांत। इस न्यूटन के कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने बताया, सन 1675 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के द्वारा बताने की कोशिश किए। कहा कि जो प्रकाश होता है ये भारहीन तथा अदृश्य कणों का पुंज है। प्रकाश क्या होता है? भारहीन तथा अदृश्य कणों का पुंज है, जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं। और ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से गमन करता है। ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से गमन करता है। यह माना गया है कि ये भिन्न भिन्न आकार के कारण होता है। ये जो कणिकाएं सिद्धांत है, यह सिद्धांत प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और ऋजु रेखीय संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये ऋजु रेखीय संचरण क्या होता है? तो इसमें आ जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये ऋजु रेखीय संचरण में होता है। मतलब सिंपल कि न्यूटन के कथन के अनुसार प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, वर्ण विक्षेपण की घटना हो सकता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सकता है, परंतु प्रकाश के व्यतिकरण नहीं कर सकते हैं, प्रकाश का
विवर्तन नहीं कर सकते हैं और प्रकाश का हम ध्रुवण नहीं कर सकते हैं। तो ये न्यूटन ने बताया। इसके ठीक 3 साल बाद सन 1678 ईस्वी में वैज्ञानिक हाइगेंस तथा फ्रेनल ने बताया ईथर का सिद्धांत। क्या बताया? ईथर तरंग का सिद्धांत या ईथर तरंग सिद्धांत सन 1678, यानी कि न्यूटन ने इस सिद्धांत को 1675 ईस्वी में बताया। इसके ठीक 3 साल बाद हाइगेंस तथा फ्रेनल ने मिल करके एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हम ईथर तरंग सिद्धांत कहते हैं। ईथर तरंग सिद्धांत में उन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश जो होता है वो कणों का पुंज नहीं है। प्रकाश जो होता है वो कणों का पुंज नहीं है बल्कि एक तरंग है। क्या है? एक तरंग है। याद ध्यान से समझिएगा। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश भारहीन तथा अदृश्य कणों का पुंज है जिन्हें हम कणिकाएं कहते हैं। लेकिन जो हाइगेंस थे, फ्रेनल थे, उन्होंने जब तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उन लोगों ने बताया कि जो प्रकाश होता है वो कणों का पुंज नहीं है बल्कि ये तरंग है। क्या है? यह एक तरंग है। यह प्रकाश के कणों का पुंज नहीं है। प्रकाश के इस तरंग के द्वारा हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की घटना को तो व्याख्या कर ही सकते हैं और उसके साथ साथ हम प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में भी व्याख्या कर सकते हैं। तो पहले के वैज्ञानिक जो होते थे एक दूसरे पर कटाक्ष किया करते थे कि एक ने कहा कि ऐसा कर सकते हैं तो दूसरे ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जो जितना पढ़ता है, अध्ययन करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, उसके अनुसार वो बोले। तो जैसे न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको इतना ही मिला। उनको ये नहीं मिला कि प्रकाश के द्वारा जो है हम विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण की भी व्याख्या कर सकते हैं। इसीलिए इनके ठीक 3 साल बाद जो हाइगेंस, फ्रेनल वैज्ञानिक थे उन्होंने ईथर तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस ईथर तरंग सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वो कणों का पुंज नहीं है बल्कि यह एक तरंग है। इस तरंग के द्वारा हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण की घटना को व्याख्या तो कर ही सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के ध्रुवण की भी व्याख्या हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे किसका? तो हाइगेंस और फ्रेनल के ईथर तरंग सिद्धांत का। तो इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग हाइगेंस के वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे। चलिए आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। अब इसे हम लोग ये तो जान गए न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब हम लोग जानेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। बहुत लोग बीच में जुड़ जाते हैं तो प्लीज आप लोग इसे शुरू से जरूर देखिए क्योंकि ये जितने भी हम बता रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एज ए स्टोरी के रूप में आप समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये जो है ये बहुत ही आगे आपको काम करेगा। अभी तक आप लोग यही समझ रहे होंगे कि प्रकाश जो है वो सीधे सिर्फ गमन करता है, प्रकाश मुड़ नहीं सकता है। तो प्रकाश गमन के साथ साथ मुड़ने की भी घटना करती है। जिस तरह से हमारा जो साउंड होता है रूम में बंद है, रूम में बंद होने के बावजूद भी रूम के बाहर दिखाई देता है, आवाज सुनाई देता है, ठीक उसी तरह से प्रकाश भी रूम के बाहर भी जाती है, मुड़ करके जाती है। लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि जो प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है
वो ध्वनि के तरंगदैर्घ्य से कम होता है, जिसके वजह से इसके मुड़ने की घटना बहुत कम होती है, लेकिन ध्वनि की मुड़ने की घटना बहुत अधिक होती है। आप सुन सकते हैं कि बाहर कहीं बहुत दूर आवाज सुनाई दे रहा होगा घंटी का। ये जो घंटी का आवाज है वहां से ये तरंग के रूप में हमारे पास आती है और हम इसे सुन लेते हैं। तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है बहुत ज्यादा होता है और जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है वो बहुत कम होती है, जिसके वजह से ये मुड़ने की घटना कम होती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हाइगेंस तथा फ्रेनेल के तरंग। चलिए बात करते हैं हाइगेंस तथा फ्रेनेल का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस तथा फ्रेनेल, हाइगेंस तथा फ्रेनेल का ईथर तरंग सिद्धांत। ईथर तरंग सिद्धांत ध्यान से समझिएगा। हाइगेंस तथा फ्रेनेल का ईथर तरंग सिद्धांत, इसको हाइजेंस एंड फ्रेजनल्स, हाइजेंस एंड फ्रेजनल्स ईथर वेव थ्योरी, ईथर वेव थ्योरी, हाइजेंस एंड फ्रेजनल्स ईथर वेव थ्योरी, इसकी बात करते हैं। हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने, हॉलैंड कहाँ के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड के वैज्ञानिक, हॉलैंड के वैज्ञानिक, हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किया। 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग, ईथर तरंग सिद्धांत का, प्रकाश का ईथर तरंग सिद्धांत का, ईथर तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हालांकि इसमें दो वैज्ञानिक थे, हाइगेंस तथा फ्रेनेल, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें रोल प्ले किए हाइगेंस ने, इसलिए इसको हम लोग हाइगेंस ज्यादा इसमें नाम लेते हैं। प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कणों का पुंज नहीं है। प्रकाश कणों का पुंज नहीं है। प्रकाश कणों का पुंज नहीं है, बल्कि एक तरंग है। क्या है? बल्कि एक तरंग है, बल्कि एक तरंग है। इस सिद्धांत के आधार पर परावर्तन, इस सिद्धांत के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, लेंस सूत्र, अपवर्तन, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, व्यतिकरण तथा विवर्तन की क्रिया को, तथा विवर्तन की
क्रिया को संतोषजनक रूप से समझाया जा सकता है, संतोषजनक रूप से समझाया जा सकता है, संतोषजनक रूप से समझाया जा सकता है। ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। जो हाइगेंस तथा फ्रेनल का ईथर तरंग सिद्धांत है, ये न्यूटन जब सिद्धांत दिए थे उनके ठीक 3 साल बाद ये सिद्धांत आया था। मीन्स हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश के ईथर तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वो कणों का पुंज नहीं है बल्कि एक तरंग है। प्रकाश कणों का एक पुंज नहीं है बल्कि एक तरंग है। इस सिद्धांत के अनुसार हम प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण की घटना को तो व्याख्या कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ हम प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के विवर्तन को भी हम संतोष पूर्वक वर्णन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने ये बताया कि सर तब तो न्यूटन का व्याख्या जो था, सिद्धांत था, वो तो गलत हो गया। तो आपको बताना चाहेंगे न्यूटन भी अपने जगह पे सही थे और ये भी अपने जगह पे सही हैं, क्योंकि एक समय था कि हम लोग 2G मोबाइल यूज करते थे, 3G मोबाइल यूज करते थे, उसके बाद 4G आया, फिर उसके बाद 5G आने वाला है। मीन्स कहीं कहीं आ भी गया है। तो कहने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर 5G आ गया तो 2G खराब था, 2G गलत था, 3G गलत था। नहीं, सब समय के अनुसार होता है। यदि न्यूटन 1675 में वो व्याख्या किए थे तो उस समय के अनुसार उनका कथन स्टेटमेंट बहुत ही सही था। और उसके बाद जब आ गए ये वैज्ञानिक तो इन्होंने भी व्याख्या किया और उसमें व्याख्या करके जोड़ दिए कि नहीं, हम प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की भी व्याख्या हम कर सकते हैं, ये कणों का पुंज नहीं है। फिर इसके कुछ सालों के बाद फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम मैक्सवेल था। मैक्सवेल ने भी बताया कि प्रकाश जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को प्रतिपादन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। मतलब मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ लंबवत संचरण करते हैं। इसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कह देते हैं। यानी कि जो प्रकाश है वो विद्युत तो है ही, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दोनों एक साथ लंबवत संचरण करती हुई रहती है। तो अलग अलग वैज्ञानिक थे, अलग अलग उनका राय था। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग मैक्सवेल का प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का भी व्याख्या करेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये आप लोग पढ़े होंगे पिछले चैप्टर में, हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे। आप यूनिट 5 में पढ़े होंगे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, उसमें बताए थे। फिर हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है क्या, ये कैसे गमन करता है, इसका चित्र क्या हो सकता है, फिगर क्या हो सकता है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी।
मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश समय के प्रकाश समय के साथ परिवर्ती विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा बनी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें ये क्षेत्र एक दूसरे से तथा तरंग का संचरण की दिशा के लंबवत रहते हैं। संचरण की दिशा के लंबवत रहते हैं। इसको अगर फिगर के माध्यम से समझें तो ध्यान से आप समझिएगा। ये तरंग का संचरण है। ये प्रकाश की तरंग जो होती है, ध्यान से समझिएगा। ये प्रकाश की तरंगे हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत क्षेत्र और क्या है, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। ये अलग अलग तरंग है। ये ई वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये आप ध्यान से समझिएगा। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब दोनों एक दूसरे के लंबवत इस तरह से संचरण करते हैं तो इस प्रकार के जो तरंग संचरित होती है, इस तरंग को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कह देते हैं। इस विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था, इसीलिए इस सिद्धांत को हम लोग मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कह देते हैं। इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत क्या करते हैं, गमन करते हैं। एक दूसरे के लंबवत गमन करते हैं, एक दूसरे के तरंग के क्या होते हैं, संचरण की दिशा में गमन करते हैं। तो इस प्रकार की जो तरंगे संचरित होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत
या मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत। आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत क्या है उसकी भी व्याख्या करेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इसके बाद जो वैज्ञानिक आए उन्होंने अपना अलग तर्क प्रस्तुत किया। जैसे आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आप लोग सुने होंगे। तो पहले क्या होता था कि जितने भी साइंटिस्ट होते थे वो हर साइंटिस्ट कोई भी टॉपिक पे अगर कोई रिसर्च करता है तो उस रिसर्च में सभी लोग क्या होते हैं, कूद पड़ते थे और सब लोग रिसर्च करना स्टार्ट करते थे। आज की डेट में बहुत कम ही ऐसा केस हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर कोई साइंटिस्ट कोई टॉपिक पे रिसर्च करता है तो दूसरा भी उसी पर रिसर्च करने लगे अलग तरीके से, बट ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन पहले के जो साइंटिस्ट होते थे वो वो अपना तो स्टडी करता था, एक्सपेरिमेंट करता था और उसके बाद ही बहुत सारे वैज्ञानिक स्टडी करते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे और ये बताते थे कि उनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उससे उनको क्या मिला। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत, फिर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, फिर उसके बाद पढ़े मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत और फिर अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन का तरंग सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि जो तरंग होता है, प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है। क्या होता है, यह ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है और जब ये ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है तो उसे हम फोटोन कह देते हैं। ध्यान से समझिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होती है ये ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है, ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ये फोटोन जो होता है भारहीन होता है। ये कैसा होता है, भारहीन होता है और ये प्रकाश के वेग से गति करता है। किसके वेग से गति करता है, प्रकाश के वेग से गति करता है और इसका जो मान होता है फोटोन का वो hv के बराबर होता है, जहां h जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है, जिसका मान हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल होता है और f जो है वो कण की आवृत्ति है। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार डिस्कशन करेंगे कि क्वांटम का कणिका सिद्धांत क्या है, क्वांटम सिद्धांत क्या है। आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के पैकेटों का, प्रकाश ऊर्जा के पैकेटों का, प्रकाश ऊर्जा के पैकेटों का बना होता है, पैकेटों का बना होता है, जिसे फोटोन, जिसे फोटोन कहते हैं।
फोटॉन भारहीन कण है, फोटॉन भारहीन कण है, फोटॉन भारहीन कण है जो प्रकाश के वेग से गति करता है, जो प्रकाश के वेग से गति करता है, प्रकाश के वेग से गति करता है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा hf के बराबर होती है, hf के बराबर होती है, जहां h इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड तथा f जो होता है, f विकिरण की आवृत्ति है तथा f विकिरण की आवृत्ति है। f क्या है? विकिरण की आवृत्ति है। याद रखिएगा, ये विकिरण की आवृत्ति f क्या है? विकिरण की आवृत्ति है। तो इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया क्वांटम सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के पैकेट के रूप में बना होता है। प्रकाश जो होता है ऊर्जा के पैकेट के रूप में बना होता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के पैकेट के रूप में बना होता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। और ये फोटॉन जो होती है ये भारहीन कण है। फोटॉन क्या होती है? एक भारहीन कण है जिसे जो प्रकाश के वेग से गति करती है। फोटॉन क्या होती है? एक भारहीन कण है जो प्रकाश के वेग से गति करती है और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा hf के बराबर होती है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? hf के बराबर होती है, जहां h जो होता है वो प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.67 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड होता है। और f जो होता है वो विकिरण की आवृत्ति होती है, जो प्रकाश आती है उसकी आवृत्ति होती है। तो इस प्रकार ये हो गया। एक और छोटा सा वैज्ञानिक डी ब्रुगोली थे, उनके बारे में भी व्याख्या करते हैं। तो चलिए आप क्या करिए कि डी ब्रुगोली के बारे में पढ़ने से पहले इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट वैज्ञानिक जो तरंग के बारे में व्याख्या किए थे, उनके बारे में जानेंगे, जिनका नाम है डी ब्रुगोली। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो मेन इंपोर्टेंट वैज्ञानिक थे, वो आप जान चुके हैं। इसे आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा। नेक्स्ट जो है वो डी ब्रुगोली। क्या थे? डी ब्रुगोली। डी ब्रुगोली का प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। डी ब्रुगोली का प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश के द्वैत प्रकृति, प्रकाश के द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रुगोलीज थ्योरी ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर
ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। डी ब्रगोली के अनुसार डी ब्रगोली के अनुसार डी ब्रगोली के अनुसार किसी गतिमान द्रव्य कण किसी गतिमान द्रव्य कण के साथ सदैव तरंग संबंधित होती है। अतः प्रकाश द्वैत प्रकृति दर्शाता है। ध्यान से समझिएगा, सब लोग प्रकाश के तरंग के बारे में अलग अलग व्याख्या किए और अलग अलग अपना सिद्धांत का प्रतिपादन करके बताएं। जैसे न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश होता है वो कणों का पुंज है, और ये प्रकाश कणों का पुंज होने के कारण हम लोग कणिकाएं कह देते हैं, और ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से गमन करता है, जिसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, परंतु प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। उसके ठीक 3 साल बाद 1678 ईस्वी में हाइगेंस तथा फ्रेनल ने मिलकर के उनके सिद्धांत से आगे बढ़ करके बात किए और उन्हें बताया कि जो प्रकाश होता है वो कणों का पुंज नहीं है, बल्कि यह एक तरंग है। और इसकी सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के साथ साथ हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की भी व्याख्या संतोषजनक रूप से कर सकते हैं। उसके कुछ साल बाद मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश होती है वो विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के रूप में बनी होती है। विद्युत तथा चुंबक एक दूसरे के लंबवत संचरण करती है, जिसे हम प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग कह देते हैं। फिर उसके बाद जो वैज्ञानिक बताए अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कणिका सिद्धांत के रूप में जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के पैकेटों का बना होता है। प्रकाश किसके रूप में बना होता है, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में बना होता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। और ये फोटोन जो होता है भारहीन कण होता है, ये फोटोन भारहीन कण होता है, और इस भारहीन कण के कारण ही ये कण प्रकाश के वेग से गमन करता है। ये प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा hf के बराबर होती है। hf का मतलब हुआ h प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, और f जो था वो विकिरण होती है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट वैज्ञानिक है डी ब्रगोली का तरंग प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, इनके अनुसार बताया गया कि जो प्रकाश होता है ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल का मतलब इसमें 2 प्रकृति होती है, क्योंकि जब प्रकाश गति करता है तो प्रकाश कण के रूप में भी होती है और तरंग के रूप में भी होती है। बहुत सारे वैज्ञानिक कहें कि नहीं ये कण है, कुछ वैज्ञानिक कहें कि ये तरंग है, लेकिन डी ब्रगोली वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं, ये प्रकाश जो होता है तरंग भी होता है और कण के रूप में होता है, इसीलिए इसे हम लोग प्रकाश का ड्यूल नेचर बोल देते हैं। प्रकाश 2 प्रकृति को दर्शाता है, कण के रूप में जब वो गति करती है और तरंग के रूप में भी जब वो गति करती है। तो इस तरह से हम लोग ये जाने कि प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में कैसे गति करता है। इसके पहले हम लोग किरण प्रकाशिकी के बारे में पूर्ण डिटेल से हम लोग 24 वीडियो में लेक्चर पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किए, तरंग प्रकाशिकी ये स्टार्ट किए हैं। ये तरंग प्रकाशिकी का सबसे पहला वीडियो है। हम लोग हर वीडियो में
टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये आपको वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक तरंग प्रकाशिकी में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।